बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान क़ौम और मिल्लत, मेरे गयूर नौजवान साथियों, पसे पर्दा बैठकर सुनने वाली मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मैं सबसे पहले आप तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आप लोग आदिलाबाद के इस बल्दिया के इंतख़ाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जो इंतख़ाबी जलसा मुनक़्क़द किया गया उसमें आपने शिरकत की। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। शहनशीन व तशरीफ़ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हल्क़े असम्बली याक़ूतपुरा के रुकन असम्बली वो इंचार्ज आदिलाबाद मोहतरम जनाब जाफ़र हुसैन मेराज साहब, हैदराबाद से तशरीफ़ लाए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीनियर क़ायद वो मौजूदा रुकन बल्दिया हैदराबाद जनाब सलीम बेग साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हल्क़े असम्बली याक़ूतपुरा के नुमाइंदा कॉरपोरेटर सदर मोतमदीन और आदिलाबाद के सदर जनाब नज़ीर साहब और आदिलाबाद के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम ज़िम्मेदारान, मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 19 उम्मीदवारों को इस बल्दिया के इंतख़ाबात में अपना उम्मीदवार बनाया है। वार्ड नंबर 2 से नेमतुल्लाह साहब का, वार्ड नंबर 4 से शेख अख्तर साहब, वार्ड नंबर 8 से एन नागसेन साहब, अदनान साहब वार्ड नंबर 10 से 11 से मोहतरमा पी अनीता साहिबा, 15 से शेख इमरान, वार्ड नंबर 16 से अस्मा परवीन साहिबा, वार्ड नंबर 17 से किशोर साहब, वार्ड नंबर 22 से मोहतरमा समीना बेगम, वार्ड नंबर 25 से जनाब जाकिर भाई, वार्ड नंबर 28 से बाबू शाह, 29 से शहनाज सलीम साहिबा, वार्ड नंबर 30 से खैरुद्दीन ज़मीरुद्दीन, वार्ड नंबर 32 से सैयद रफ़ीक़, वार्ड नंबर 34 से शेख नज़ीरुद्दीन, वार्ड नंबर 35 से सैयद इनायत, वार्ड नंबर 44 से मोहम्मद रोहित, वार्ड नंबर 19 से शेख अज़ीम और 23 से सैयद सलीम साहब। मेरी आप तमाम लोगों से ये अदबन गुजारिश है कि आप लोग अपने के कोड का सही इस्तेमाल करिए 11 तारीख़ के दिन, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इंतख़ाबी निशान पर बैलेट पेपर के ऊपर आप वहाँ पर मोहर लगाकर अपने इत्तेहाद का और अपने सियासी शऊर का सबूत दीजिए। और याद रखिए इस बात को, ये इलेक्शन सिर्फ़ एक रुकने बल्दिया को मुंतखब करने का इलेक्शन नहीं है। आपको ये बताना है फ़िरक़ा परस्त ताक़तों को कि हम आदिलाबाद के राय दहिंदगान फ़िरक़ा परस्ती को आदिलाबाद से उखाड़ कर फेंक देंगे और हम इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर जो लोग नफ़रत की दीवारों में इजाफ़ा कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला हम उन दीवारों को मुनहदिम करेंगे। मेरी आप तमाम से अपील है कि जो फ़िरक़ा परस्त ताक़तें हैं जिसमें बीजेपी आरएसएस भी शामिल है, वो ये चाहते ये हैं कि आपको और हमको दूसरे दर्जे का शहरी बना दिया जाए और फिर हमको घुसपैठिया कहकर हमको बदनाम किया जाए। तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आने वाली नस्लों के रोशन मुस्तक़बिल के लिए आप अपने वोट का इस्तेमाल करिए। और याद रखिए, अगर कोई 11 तारीख़ के दिन
अपने घर में बैठेगा और ये बोलेगा कि नहीं क्या होता मेरे एक वोट से, तो फिर आने वाली नस्लें ऐसे लोगों को हरगिज़ माफ़ नहीं करेंगी जिनको मौका मिला था वोट डालकर बीजेपी आरएसएस को हराने का। अगर आज आप खामोश बैठ जाएंगे तो फिर याद रखिए, आप देख रहे हैं कि मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में SIR हो रहा है, और फिर आप ये भी देखते हैं कि जहाँ कहीं भी किसी के चेहरे पर दाढ़ी नज़र आई तो उससे पूछते हैं कि क्या तुम बांग्लादेशी हो, बताओ तुम्हारे कागज़ कहाँ हैं। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूँ, यकीनन आप मसरूफ़ हैं, आपको अपने रोज़ी रोटी का इंतज़ाम भी करना है, मगर मैं आपसे एक ही बात कर रहा हूँ कि उस एक दिन में आप एक 2-3 घंटे निकालिए, अपने वोट का इस्तेमाल करिए और एक पैगाम दीजिए कि आदिलाबाद हमारा है, आदिलाबाद के आदिल हम हैं और कोई आदिल नहीं हो सकता यहाँ पर। तो मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि अपने वोट का इस्तेमाल करिए। देखिए, जमहूरियत में अगर खामोश रहेंगे तो लोग समझेंगे कि आप बुलडोज़र को कबूल कर चुके हैं। अगर आप खामोश बैठेंगे, अपने वोट का इस्तेमाल पतंग के हक़ में नहीं करेंगे, तो ये लोग समझेंगे कि जिस तरीक़े से 400 ठेला बंडी पर कारोबार करने वालों को निकाल दिया गया, वो ये बताएंगे कि इनकी खामोशी और इनका वोट को इस्तेमाल नहीं करना, वो हमारे फ़ैसले को कबूल कर चुके हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको अपने वोट का इस्तेमाल करना है ताकि जालिम को मालूम हो जाए कि तुमने जुल्म किया। उन गरीबों को वहाँ से हटाकर अपने वोट का इस्तेमाल पतंग के निशान पर इस्तेमाल करके आप मजलूमों को पैगाम दे रहे हैं कि आदिलाबाद में बुलडोज़र नहीं चलेगा, आदिलाबाद में इंसाफ और क़ानून की बालादस्ती से काम चलेगा। अगर आप अपना वोट नहीं इस्तेमाल करेंगे तो आने वाली नस्लें आपसे सवाल करेंगी कि आपको एक मौका मिला था जमहूरियत में कि आप बीजेपी को हरा सकें, आपको एक मौका मिला था कि आप आरएसएस को एक मुंह तोड़ जवाब दे सकें जमहूरी तरीक़े से। तो याद रखिए, अगर हम खामोश बैठ जाएंगे तो रोज़ तंग किया जाएगा, रोज़ तंग किया जाएगा। तो आपको अपनी ज़मीनी सतह से अपनी लीडरशिप को आपको मजबूत करना है। मैं आपको बता रहा हूं कि चाहे चेयरमैन का इलेक्शन हो, चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन हो या वज़ीर आज़म का इलेक्शन हो, हमारे लिए हर इलेक्शन बड़ा होता है, कोई छोटा नहीं होता है। ये इलेक्शन भी बड़ा है और इसीलिए आपको अपने वोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। याद रखिए, आपकी यहाँ पर जमा होकर नारे लगाने से वो आपकी आवाज़ नहीं है। जब तुम 11 तारीख को हज़ारों की तादाद में निकलकर अपने पोलिंग बूथ को जाकर पतंग के निशान पर मोहर लगाओगे तो वो तुम्हारी आवाज़ होगी, वो तुम्हारी ललकार होगी, वो तुम्हारी ताकत होगी। जब जालिम देखेगा कि आदिलाबाद के मजलूम अवाम हज़ारों की तादाद में निकलकर अपनी माँ और बहनों के साथ पोलिंग बूथ को सुबह सुबह जाकर लाइन में खड़े होकर वोट डाल रहे, तो आप देखेंगे कि शाम होने से पहले ये तमाम के तमाम जालिम जान जाएंगे कि अब आदिलाबाद के आदिल ये लोग हैं और हम जुल्म नहीं कर सकेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, आप मजलिस के ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवारों को रुकने बल्दिया मुंतखब करिए। इंशाअल्लाह ताला वो जो गरीब लोगों को फुटपाथ पे कारोबार करने से रोका गया, उनको दोबारा उसी जगह पर बिठाया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और जो लोग जो यहाँ के मुकामी एमएलए साहब उनको हटाए हैं, वो गैर कानूनी है, क्योंकि भारत की पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया था
स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट के नाम से 2004 या 5 का या अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने का कानून है। उस कानून के तहत किसी भी ठेला बंडी और फुटपाथ पर कारोबार करने वालों को कानूनी हक दिया गया कि वो वहां पर बैठकर अपनी रोजी रोटी का मेहनत करके अपने घर को कुछ लेकर जाए कमाकर। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस को आप वोट देंगे तो इंशाअल्लाह ताला मैं आदिलाबाद के हमारे कुरैशी भाइयों से कह रहा हूं, आपको बता रहा हूं, कटेगा और कटता रहेगा इंशाअल्लाह ताला। और इंशाअल्लाह मजलिस के कारपोरेटर बनेंगे तो स्लॉटर हाउस आदिलाबाद से करीब मुकाम पर इंशाअल्लाह ताला उस स्लॉटर हाउस को बनाया जाएगा। मुझे अच्छी तरह याद है कि माजिद हुसैन मेयर थे, हैदराबाद में भी यही सिलसिला शुरू हो गया था। तो मैंने क्या किया, माजिद हुसैन को बोला कि एक स्लॉटर हाउस जो अंबरपेट में पुराना हो गया उसको अस्सर नौ बनाया जाए। बल्दिया के लोग आकर बोले साहब वहाँ का एमएलए बीजेपी का है। मैंने कहा ज़मीन गवर्नमेंट की है, वहाँ पर बना और वहाँ पर स्लॉटर हाउस मॉडर्नाइज किया गया। फिर आप देख लीजिए पुराने शहर में रमा टाकिस के पास स्लॉटर हाउस को मॉडर्नाइज किया गया। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे कुरैश बरादरी का कारोबार वही है, एक नहीं 200-300 साल से वो वही काम कर रहे हैं, उनका प्रोफेशन है। तो आर्टिकल 19 के तहत उनका फंडामेंटल राइट बनता है कि वो अपने प्रोफेशन को, अपने रोजगार का जो काम करते आए उनको उसमें हिस्सा मिलना चाहिए। और ये तो एक मजाक बन गया, बीआरएस की हुकूमत, इलेक्शन आया कि हम ब्रिज डालते रेलवे लाइन के पास, उन्होंने पत्थर लगा दिए। अब इन्हों एमपी आए बीजेपी के एमएलए, हम भी एक पत्थर लगा दिए। अरे वो पत्थर नहीं है, कब्रिस्तान का पत्थर दिख रहा मेरे को, वो काम ही नहीं होता, उस पे काम ही नहीं होता। और हजरत रेलवेज इतनी काहिल है, मैं जानता हूं मेरे पार्लिमानी हलके फलकनुमा ब्रिज को बनाने का एक बोले बनाते बनाते ऐसा आखिर में 25 मरतबा मैं रेलवे अहदेदार के पास जाकर बोला कि क्या क़यामत का जब सूर फूका जाएगा जब बनेगा क्या? नहीं, विल डू इट, यू डोंट वरी, कर देंगे। बहरहाल उनके सर पे बैठे तो जाके वो काम हुआ। तो इंशाअल्लाह ताला वो क्या है, वो अंडर ब्रिज का, क्योंकि 50% आबादी पटरी के उस पार रहती, अब उनको ही आने जाने के लिए बड़ी तकलीफ होती है। तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, आप देखेंगे पार्लियामेंट में खड़े होकर मैं आदिलाबाद का अंडर ब्रिज और रेलवे ब्रिज का पार्लियामेंट उठाऊंगा इंशाअल्लाह। चाहे ये रेलवे ब्रिज का और उसका दूसरा कौन सा है, ओवर ब्रिज है ना ये, हाँ, आरओबी और अंडर ब्रिज दोनों भी इंशाअल्लाह ताला मैं इसको उठाऊंगा और पार्लियामेंट में आप सुनेंगे। और अगर मेरे से पहले बीजेपी का एमपी उठा लिया, समझना मैं बोला उन्होंने डर के उठा लिया, जिद भी अपनी पढ़ भी अपनी, कोई जीतना ही नहीं हमारे खिलाफ। तुमने उठाए हम बोलेंगे, तुम उठाए तो हमारे बोलने के बाद उठाए डर के तुम। और दूसरी बात यह है कि हज हाउस का मामला था ना, हाँ, हज हाउस का फाउंडेशन स्टोन भी डाला गया। उस वक्त के वजीर जनाब महमूद भाई साहब डाले, मगर बेचारे महमूद भाई घर में आके बैठ गए, वो बन रहा ही नहीं अभी भी। तो इंशाअल्लाह ताला ये आपके अहम मसाइल हैं। मेरी आप तमाम लोगों से अपील है कि रेलवे अंडर ब्रिज और रेलवे गेट का मसला इंशाअल्लाह ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पुरजोर नुमाइंदगी करके इंशाअल्लाह ताला एक काम करवाएगी। और फिर हमारे जहाँ से हमारे नज़ीर साहब लड़ रहे हैं, कौन सा वार्ड है मैं, 34 वार्ड से कौन था चेयरमैन? नज़ीर थे, कौन थे चेयरमैन? वार्ड नंबर 34 से पहले चेयरमैन था ना, था नहीं था? उन्होंने क्या करे,
कुछ करे उन्हों? कुछ भी नहीं करे। अब फिर दूल्हे भाई की तलवार बन के आके बोले मेरे को डालो। जब तुम्हारे अब्बा थे बोल के लोग समझ के डाल दिए होंगे, अब तुम्हारे अब्बा का अब्बा यहाँ पे आके बोल रहा नजीर को कामयाब करना इंशाअल्लाह ताला। और ये हमारे इस भाई का ख्याल रखो, हमारे इस बच्चे का, जिसने कौम की आवाज़ को महसूस किया और बहुत बड़ी कुर्बानी दी। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सिर्फ 19 वार्ड से मजलिस ने अपने उम्मीदवारों को खड़ा किया है। मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि आदिलाबाद से फिरका परस्ती का खात्मा करिए। आदिलाबाद से ये जो टेंशन लोग पैदा करते ना हिंदू मुसलमान के बारे में, दलित और फिर दूसरे बरादरियों के बारे में, आपको वोट डालते वक्त इस बात का खास ख्याल रखिए कि आदिलाबाद के आदिल आप हैं और कोई नहीं हो सकता इंशाअल्लाह ताला। तो फिर 11 तारीख के दिन आप तमाम लोग इंशाअल्लाह ताला पतंग के निशान पर मोहर लगाएंगे ना? आप जरा हाथ उठाकर बताइए। घर में भी हाथ उठाते ना गए बात से, या वहां जाके बीवी को देख के डर तो नहीं जाते ना? हाँ, बीवी को देख के बोलना हाथ उठाया, तुम भी हाथ उठा दो, मगर बीवी पे हाथ नहीं उठाना कभी भी। ये मर्दानगी नहीं है, याद रखो, ये कभी नहीं करना। तो बहरहाल अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक पैगाम है जो हम आपको दे रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला कि खुर्शीद नगर में भी एक शादी खाने की तामीर का काम रुका हुआ, अभी हमारे नज़ीर साहब बोले, तो इंशाअल्लाह उस खुर्शीद नगर में भी शादी खाने के काम को मुकम्मल करवाने के लिए हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मुझे कहते हुए कोई खुशी नहीं महसूस होती है कि जब से नरेंद्र मोदी इस मुल्क के वज़ीर आज़म बने हैं, बजाय देश को कुछ देने के, बजाय आवाम को कुछ जनता को देने के, उन्होंने आवाम को बोलते मेरे को दो, मेरे को दो। अब हो क्या गया है कि पिछले 11 साल में आवाम को कुछ नहीं मिला। इस मुल्क को ट्रस्ट की जरूरत थी, एतमाद की। बीजेपी ने इस मुल्क को शक दे दिया। इस देश को जरूरत थी सच्चाई की, बीजेपी ने झूठ को आम कर दिया। इस देश को जरूरत थी कि हम सीना तान कर पूरी दुनिया के सुपर पावर बन जाएं। गरीबों को क्या मिला? 11 साल में गुर्बत और रुसवाई मिली। जहां पर उम्मीदें बढ़ना चाहिए था, उम्मीदों की जगह पर खौफ बढ़ चुका है। ये 11 साल का असली रिकॉर्ड है बीजेपी का, जब से इस मुल्क में कानून, जब से ये लोग इख्तिदार पर आए हैं। और हमारे देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ये कहती हैं, क्या बोला उन्होंने, कि तारीख का बदला लेने का है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने कहा कि तारीख का बदला लेना होगा। हम पूछना चाह रहे हैं बीजेपी से कि तारीख का बदला किससे लेंगे आप? पुष्पमित्रा संघा से लेंगे आप? वो पुष्पमित्रा संघा जो कई मंदिरों को तोड़ता था, उनसे लेंगे? किससे लेंगे आप? रावण जो जुल्म किया उसका बदला किससे लेंगे आप बताओ? पांडवों ने जो जुल्म किया, कौरवों ने जो जुल्म किया, उसका बदला किससे लेंगे आप? बताओ किससे लेंगे आप? आपने अंग्रेजों की तायीद की थी, उसका कौन जवाब देगा? और हमारे जो बुजुर्ग थे, चाहे मौलाना अबुल कलाम आजाद हो, जौहर बरादरान हो, और फिर आपके यूसुफ मेहर अली हो, गांधी हो, नेहरू हो, ये जो बड़े बड़े मुजाहिदीन थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, हैदराबाद के मक्का मस्जिद के इमाम मौलवी अलाउद्दीन जो अंग्रेजों के खिलाफ पहला मुजरिम था काला पानी का,
वो तारीख से बदला लेने के लिए इस मुल्क को अंग्रेजों से आजाद नहीं करवाया, बल्कि इस मुल्क को अंग्रेजों से आजाद करवाया क्यों? ताकि आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल अच्छा हो सके। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बोलते हैं कि तारीख से बदला लो। कौन तारीख से बदला लेंगे? जो दिल्ली की सड़कों पर इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद जो सिखों के खून से होली खेली गई, उसका बदला किससे लेंगे आप? आसाम में दिल्ली का मैसेकर हुआ, उसका बदला किससे लेंगे आप? अरे लंबी फेहरिस्त है। और फिर हमारे मुल्क के वजीर आजम बोलते हैं, बल्कि प्रेसिडेंट्स एड्रेस में सदर जमहूरिया के खुतबे में, जिसका जवाब शायद कल वजीर आजम देंगे लोकसभा में, उन्होंने सोमनाथ की मंदिर का जिक्र किया था। मैं देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, आप सोमनाथ के बारे में बोले थे ना, तो सोमनाथ के बारे में आप बताओ। गोलवालकर ने, ये पढ़ के सुना रहा हूं आपको, ये गोलवालकर आरएसएस के सरसंचालक थे दूसरे। जनवरी 4, 1950 आरएसएस का एक ऑर्गेनाइजर मैगजीन है अंग्रेजी का, उन्होंने इसमें लिखे, मोदी सोमनाथ की मंदिर में जो सोना लूटा गया उस पर मुसलमानों पर इल्जाम लगा रहे हैं। ऑर्गेनाइजर की मैगजीन में गोलवालकर ने क्या लिखा मैं बोलता हूं, उसका 2 लाइन पढ़ के सुनाता हूं। महमूद गाजी मेड द लोकल chieftains to believe that Saurashtra had expansionist designs against them. In their folly and pettiness they believed him and they joined him. अब ये सुनो आप, when Mahmud Ghaznavi launched his assault on the great temple, it was the Hindu blood of our blood, flesh of our flesh, soul of our soul, who stood in the vanguard of his army. Somnath was desecrated with the active help of the Hindus. These are facts of history. मोदी जी ये कौन लोग थे बोलो आप? गोलवालकर के बारे में मोदी इतना तारीफ लिखे अपनी किताब में कि मैं राजनीति में आया उनकी वजह से, बोले उन्होंने। फिर बाद में एक 24 के पार्लियामेंट में इलेक्शन में बोले कि मुझे लगता है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं पैदा हुआ, बोले मैंने हाँ नको बोले उन्होंने, मैं अपनी अम्मा की पेट से पैदा हुआ अल्लाह के हुक्म से। मगर ये आप सोमनाथ के बारे में बोलो, आप किससे बदला लेंगे? तो इस तरह की बात की जा रही मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। मकसद क्या है? मकसद एक ही है कि जो भारत की 60% आबादी है वो 40 साल से कम उम्र की है, वो बोल रही नौकरी दो, वो बोल रही इज्जत दो, वो नौजवान बोल रहे मुझे घर दो छोटा मोटा, मुझे मोटरसाइकिल चाहिए। तो बीजेपी आरएसएस बोल रही सोमनाथ के बारे में ये बोल दो, तारीख का बदला ले लो, इसको बांग्लादेशी बोल दो, कश्मीर से गरीब आकर स्वेटर बेचता उसको मार के पीट दो, उसी पे तुम काम पे लग जाओ बेटा, नौकरी तो कुछ है ही नहीं। 60% आबादी इस देश की 40 साल से कम उम्र की है। मैं हमारे हिंदू नौजवानों से अपील कर रहा हूं, आपको मुझसे नफरत है जरूर रखो आप, मुझे उसका कोई एतराज नहीं है, मगर कभी तुम ये तो सोचो कि इस देश का क्या होगा। तुमको नौकरी नहीं मिल रही है मगर आपको इस पे काम पे लगा दिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अफसोस होता है इस बात पर, निहायत ही अफसोस होता है कि आज आप देखते हैं कि उत्तराखंड में एक हमारे हिंदू नौजवान ने, जिसका नाम क्या था, क्या नाम था, जोर से बोलो, नहीं सुनाई नहीं दिया, जोर से बोलो, दीपक कुमार नाम था उसका। हाँ वो भी उन्होंने बोले उन्होंने। अब मीडिया वाले उसके घर को जा रहे तो पुलिस सामने ठहरी हुई, नहीं यू कांट गो, आप नहीं जा सकते।
आप जा ही नहीं सकते। अरे कहे क्यों भाई, क्या हुआ? अरे उन मीडिया मिलना चाह, नहीं 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 मिल सकते। अरे क्यों नहीं मिल सकते? आखिर क्यों तुम उसको छुपा के रखे? वो उसका जुर्म सिर्फ यही था कि एक 70 साला वकील साहब की दुकान पे जाके बाबा एड्रेस लिखा हुआ था। तो ये बजरंग दल के लोग जाके बोले नाम निकालो बाबा। अच्छा ये बाबा कहां से आया? फारसी का लफ्ज है, ये फारसी का लफ्ज है बाबा। ये नहीं तो निकाल देना। ये दीपक साहब आए, आकर उन्होंने कहा ये 30 साल से दुकान यहां पर है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ये बांकड़े पहलवान भाग गए। अब बीजेपी की सरकार, बीजेपी की पुलिस उसी दीपक कुमार पे केस लगा दिए। क्या गलत किया था बोलो? वो एक गरीब मजलूम की मदद करना गुनाह है क्या? और फिर उसके जिम के सामने जाकर खड़े होकर 71 गालियां उसको दिए, ऐसा कर देंगे वो कर देंगे। बहरहाल ये हमारे देश में हो रहा है। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि जहां पर भारत को एक ट्रस्ट की जरूरत थी, एतमाद की जरूरत थी, बीजेपी ने शक को आम कर दिया। जहां पर भारत में सच्चाई की जरूरत थी, बीजेपी ने झूठ को आम कर दिया। जहां पर लोग अपना सीना चौड़ा करके फख्र महसूस कर रहे थे कि वहां पर आपने उनको उनके मुकद्दर में जिल्लत और रुसवाई दे दी। हद तो ये हो गया मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। क्या हो गया आपको बता रहा हूं कि आसाम के चीफ मिनिस्टर बीजेपी के हैं। क्या कोई चीफ मिनिस्टर ऐसा बोल सकता है कि मियां अगर ऑटो में ड्राइवर होगा, 5 रुपये बिल हुआ तो तुम 4 रुपये देना उसको? आसाम में मियां मुसलमान उन लोगों को बोलते हैं जो 150 साल पहले, 200 साल पहले अंग्रेज उनको लाए थे वहां पर ज़िराअत करने के लिए, काम करने के लिए। उनका कसूर एक ही है, भारत के नागरिक हैं, सिटीजन हैं। वो बंगाली जबान में बोलते हैं। तो आसाम के मुख्यमंत्री बोलते हैं अगर तुम मियां के ऑटो में गए, 5 रुपये बिल हुआ तो 4 रुपये दो। अब मैं बीजेपी और भारत के प्रधानमंत्री वजीर आजम से पूछना चाहता हूं, आप विकसित भारत बोलते हैं, आप बोलते हैं कि हम तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे, आप बोलते हैं कि हम सुपर पावर बनेंगे, हम चांद पर अपना आशियाना बनाएंगे, हम फुला कर देंगे। अरे चांद पर अगर आशियाना बनाना है तो 1 रुपये के लिए कहीं को बोल रहा रे? चांद पे घर बनाने का है, 1 रुपया नहीं देना कहते उसको। चाइना से मुकाबला करना है, 5 रुपये हुआ तो 4 रुपये दो। तुम कितने छोटे हैं आसाम के मुख्यमंत्री। तुम तो भारत के बाबा साहेब अंबेडकर के बनाए हुए संविधान पर तुमने ओथ लिया, मैं भी लिया अल्लाह के नाम पर। तुम्हारी नजर में सब बराबर होना, मगर आसाम का मुख्यमंत्री बीजेपी का कहता है ये मियां है, इनको अगर वोट डालना है तो बांग्लादेश में जाके वोट डालो। क्या बात है बताओ आप? उनका जुर्म क्या है मगर इनको जलील और रुसवा करना। और फिर आप बार बार बोलते हैं इस प्रेसिडेंट एड्रेस में, हमारे मुल्क की प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था, क्या कहा था कि हम भारत में सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। कहां चल रहे आप तो मियां के नाम से नफरत करते हैं। आसाम में इतनी बड़ी आबादी है बंगाली बोलने वाले मुसलमानों की, और उनके बारे में ऐसा बोला जा रहा है। ये क्यों बोल रहे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा आसाम के वजीर आला? क्योंकि वो मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा कर रहे हैं, रेडिकलाइज कर रहे हैं अक्सरती तबके के लोगों को। ये देखो ये वो लोग हैं बांग्लादेश से आए हैं। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि इस बात पर गौर करिए। अब मीडिया के लोग पूछेंगे आप उनके बारे में बोले थे, हाँ बोला, मगर ये भी बोल रहा हूं
भारत के संविधान में आर्टिकल 256 से आइन में, जिसमें मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि अगर कोई प्रदेश, रियासत आइन के कानून पर अमल नहीं कर रहा है तो आर्टिकल 256 क्या कहता है मोदी जी आपको मालूम? जो कानून भारत की पार्लियामेंट ने बनाया उस कानून पर अमलावरी होनी चाहिए, आर्टिकल 256 बोलता है। और अगर कोई रियासत कानून आइन के मुताबिक काम नहीं कर रही है तो आर्टिकल 355 में मरकजी हुकूमत को इख्तियार दिया गया है कि रियासती हुकूमत संविधान और आइन के मुताबिक काम करे। अब बताइए, बीजेपी की सरकार जो भारत में है, प्रधानमंत्री मोदी हैं, क्या आर्टिकल 256 और 355 का हवाला देंगे? और फिर आसाम का वजीर आला अपने एग्जीक्यूटिव पावर्स का गलत इस्तेमाल कर रहा है। क्या भारत का आइन आसाम पर लागू नहीं होता? क्या बताओ? एक इंसान की डिग्निटी, इज्जत एक फंडामेंटल राइट है, मालूम आपको? किसी की भी इज्जत का खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। डिग्निटी एक फंडामेंटल राइट है भारत के संविधान में, चाहे वो किसी मजहब का हो, चाहे किसी जात बरादरी का हो। राइट टू डिग्निटी एक फंडामेंटल राइट है और आसाम के लोगों को इस तरह से किया जा रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ओडिशा में क्या हुआ? एक ईसाई पादरी है, बिपिन बिहारी नायक नाम है उनका। बीजेपी की हुकूमत बनने के बाद बिपिन बिहारी नायक के मुंह में गोबर डाल दिया गया, लकड़ी से मारा गया, उनके सर पर लाल सिंदूर लगाया गया, गले में चप्पलों का हार डालकर पूरे गांव में उसको परेड करवाया गया। यह डिग्निटी है? अगर उन्हें ईसाई है तो आप मारेंगे उसको, उसके मुंह में गोबर डालेंगे? यह कानून है। और बोलते हो ऐसी भड़काऊ भाषण देता है। ओडिशा बालासोर में शेख मकानदार मोहम्मद गाड़ी से उतार कर बोले JSR का नारा लगाओ, फिर मारा गया, पीटा गया और शेख मकानदार मोहम्मद की मौत हो गई। त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार, दुकानों को, घरों को जला दिया गया। उनाकोटी डिस्ट्रिक्ट में एक मस्जिद को जलाने की भी कोशिश की गई। झगड़ा क्या था? चंदे के पैसों का। अब बताइए आप, फिर 256 और 355 का इस्तेमाल नहीं होगा क्या? क्या होगा फिर? इतने हमले, इतनी गंदगी, इतने इल्जामात। कश्मीर का गरीब मुसलमान ले जाकर स्वेटर बेचता है, पकड़कर उसको मारते हैं, उसका मार कर वीडियो निकालते हैं, उसका सर फोड़ देते हैं। अरे कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा है तो क्या कश्मीर अटूट हिस्सा नहीं है भारत का? कैसे आप किसको मारते हैं? मगर बीजेपी कह रही है कि तुमको जो चाहे कर लो, मगर मोदी जी से नौकरी मत पूछो। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब तो हद ये हो गई। हम हमारे हिंदू भाइयों से कहना चाह रहे हैं, खास तौर से हमारे बैकवर्ड क्लास के हिंदू भाइयों से अपील कर रहा हूं। यूजीसी के रेगुलेशन निकले, यूजीसी का रेगुलेशन निकला कि यूनिवर्सिटी में किसी अक़लियती बच्चे से या बच्ची से, बैकवर्ड क्लास के बच्चे या बच्ची से, दलित या आदिवासी के जो भी तालिब इल्म से कोई भेदभाव नहीं होगा। उसके खिलाफ पूरा तूफान खड़ा कर दिए। टीवी के जितने एंकर हैं वो तमाम के तमाम आला जात के हैं। इनके पेट में दर्द हो गया और बोले ये कैसा होगा? अरे पागलों, भारत के आईन में इक्वालिटी, सब्सटेंटिव इक्वालिटी की बात करता है। दो ताकतवर लोगों में इक्वालिटी की बात नहीं होती। जो कमजोर है उसको इक्वालिटी मिलना चाहिए। अगर मैं यहां ऊंचा खड़ा हूं, आप नीचे खड़े, तो आपको यहां तक आना है, मैं ऊपर नहीं जाना। आप यहां तक आना, उसको इक्वालिटी बोलते।
और आप उसको खिलाफ हो गए। सब्सटेंटिव इक्वालिटी की बात भारत का संविधान सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कर कहता है, रोज जजमेंट है शायद। सुप्रीम कोर्ट में गए, नरेंद्र मोदी की सरकार अपने रेगुलेशन को सुप्रीम कोर्ट में बचा नहीं सकी, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया। हम हमारे दलित भाइयों को भी वार्न कर रहे हैं, अगर यही रवैया रहेगा तो फिर SC/ST एट्रॉसिटीज एक्ट पर भी कभी ना कभी ये संघ परिवार के लोग इस पर भी रोक लगा देंगे। सोचो आप कि UGC का रेगुलेशन है और उसके मिनिस्टर हैं एक साहब, धर्मेंद्र प्रधान उनका नाम है, उनके खिलाफ एक कट्टर बीजेपी के चाहने वाले का वीडियो देखा, बकवास गंदगी की बात कर रहा है धर्मेंद्र प्रधान साहब के बारे में। मुझे उनसे कोई हमदर्दी नहीं, वो बीजेपी के मगर एक मंत्री है भारत का, बोल रहा कि चप्पल लेके मारो उनको। नहीं मेरे भाई, ये भम्य उदय बर्ताव गलत है। आप देखिए कोई नहीं बोलता बीजेपी वाले, और बोलते हम अच्छा मोदी क्या बोलते हैं पार्लियामेंट में खड़े होकर। मैं खुद पार्लियामेंट में 11 साल में मोदी मेरे ख्याल से 4 मरतबा बोले पार्लियामेंट में, ऐसा मारते सीने को। सबसे बड़ा बैकवर्ड क्लास का नेता मैं हूं, फिर ये सुप्रीम कोर्ट में रोके गई क्यों नहीं आप? ऐसा मारो, खाली सीने पे मारे तो हो जाता। अरे दिल में दर्द होना गरीबों के वास्ते। आपने रेगुलेशन बनाया मगर सुप्रीम कोर्ट में टाइम टाइम हो गया। अच्छा फिर आप देख लो, यही रेगुलेशन क्यों बनाया गया था? रोहित वेमुला यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का बच्चा, उसकी मौत हो गई, और एक मुस्लिम बच्ची डॉक्टर थी, आदिवासी थी, पायल टाडवी, उसको उसके मेडिकल कॉलेज में रैगिंग की गई तो बच्ची की मौत हो गई। उनके लिए कानून बनाया गया था ये, मगर आज आप सुप्रीम कोर्ट में उस कानून को, अपने ही रेगुलेशन को वो नहीं कर सके। और बीजेपी वाले बोलते हम विश्व गुरु हैं। अच्छा ये तो बताओ, ट्रंप ने बोल दिया आपको तुम रशिया से तेल नहीं खरीदना, मोदी जी बोले कब बंद करूं? ट्रंप बोला यू मस्ट नॉट बाय, मोदी जी बोले यस एग्री, वो बंद कर दिए। क्यों? ट्रंप बोले ये नेशनलिज्म है आपका। एक गोरा चमड़ी का कोई शख्स बोलेगा हम सुनेंगे उसको? देश के लिए जो होगा वो अच्छा हम करेंगे। अमेरिका का सदर है, भारत का नहीं है तू अमेरिका के लिए क्या करता कर ले, मगर हमारा देश हमारा रहेगा। तू वहां बैठ के हमको बोल रहा किससे तेल खरीदना नहीं खरीदना। और आप देखो देशभक्ति की बात, राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद, अरे क्या राष्ट्रवाद है ये तुम्हारा? एक गोरा चमड़ी का बोल रहा है तेल नहीं खरीदना और आप बंद कर दिए। मगर आप देखो क्यों बंद करो बोला? क्योंकि रशिया यूक्रेन पे हमला कर रहा और यूक्रेन के लोग मर रहे हैं, रशिया के भी मर रहे हैं, मगर अमेरिका का सदर को तकलीफ हो रही है, यूक्रेन नहीं मरना। मगर अफसोस इस बात का होता है कि इजराइल की फौज ने गाजा में अब इकरार कर लिया कि 70,000 फलस्तीनियों की मौत हुई है। 70,000। उनकी जिंदगी की कोई अहमियत नहीं है ट्रंप के पास। हमको बोल दिए तेल मत लो रशिया से, हम मोदी जी बोले ओके। मगर यही भारत से हमारे ड्रोन बनकर इजराइल को जा रहे हैं। ट्रंप ये नहीं बोलता ये बंद करो, समझे आप? तेल नहीं लेना रशिया से क्योंकि यूक्रेन के लोग मर रहे हैं।
बेंजामिन नेतन्याहू इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का वारंट है उसके खिलाफ। वो इंग्लैंड को नहीं जा सकता, स्विट्जरलैंड को नहीं जा सकता, वहां गया तो पकड़ लेते उसको। हम देश के वजीर आजम से पूछ रहे हैं कि बताया गया कि आप इजराइल को जाने वाले हैं। मोदी जी, आप बेंजामिन नेतन्याहू को बोलकर सिर्फ गाजा में 15 मिनट के लिए जाइए, 15 मिनट के लिए गाजा में जाकर देख लो आप कि उस गाजा में जहां पर लोग 30 लाख के करीब लोग रहते थे, वो खंडेर बन चुका है। बेंजामिन नेतन्याहू ने बमबारी कर करके गाजा को बर्बाद कर दिया। हम उम्मीद करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जब जाएंगे, उनको हम याद दिला रहे हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का वारंट है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उसके खिलाफ केस चल रहा है। और अगर कल कोई आरएसएस और बीजेपी का एक शख्स उठ के बोलेगा, ओवैसी तेरे को बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में तुम क्यों बोले, मैं जानता हूं वो आपके भाईजान है, मेरे नहीं है। और इंटरनेशनल कोर्ट ही था। सुनो आरएसएस बीजेपी वालों, इसी इंटरनेशनल कोर्ट को हम गए थे। क्यों गया था भारत? क्योंकि हमारा एक बहादुर भारत का नागरिक जिसका नाम कुलभूषण जाधव है, पाकिस्तान की जेल में सड़ रहा है। बीजेपी वालों, तुम भूल गए, मगर ओवैसी नहीं भूला है कुलभूषण को। कुलभूषण हमको याद है। और उसी कुलभूषण को पाकिस्तान की वो जोकर अदालत ने फांसी की सजा दी थी। तो भारत गया था इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को, जाकर उसके सजा का स्टे दिलाया था। वही कोर्ट बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ वारंट जारी किया। जेनोसाइड, नस्लकशी हुआ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बताइए आप, ये राष्ट्रवाद है? हम तेल नहीं लेना, अरे लात मारना था, जिससे चाहे हम तेल लेंगे। तुम कौन होते हमारे को? नहीं, तुम जाके वेनेजुएला का लो। हमको बोल रहे वेनेजुएला का तेल बड़ा गाढ़ा होता है। नहीं है, हर तेल होता है। रशिया का तेल उसमें ज्यादा आसानी से बनता है। अब वेनेजुएला का तेल हम लिए तो उसको केरला में जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम की जो फैक्ट्री, वहां पर जाकर उसको सही करना पड़ता। आखिर क्या है ये फॉरेन पॉलिसी आपकी? क्या फॉरेन पॉलिसी आपकी, बताओ। और फिर ये गाजा में पीस बोर्ड, अरे काहे का पीस बोर्ड? वो पीस बोर्ड में हम कैसे जा सकते जिसमें एक फलस्तीनी नहीं है? एक फलस्तीनी नहीं है। और फिर बीजेपी वाले राष्ट्रवाद की बात करते हैं। मैं शुरू से बोल रहा हूं कि चाइना हमारी देश की जमीन पे घुस के बैठा हुआ है। मेरा भारत के प्रधानमंत्री से एक सवाल है, क्योंकि लोकसभा में तकरीर का मौका नहीं मिला, मैं दिल की भड़ास आदिलाबाद में आके निकाल रहा हूं। अप्रैल 2020 में भारत सरकार ने चाइना को बफर जोन बनाने क्यों दिया? क्यों बफर जोन बनाने दिया? और फिर जो चाइना का परसेप्शन है एलएसी का, मोदी जी की सरकार ने उसको रेफरेंस पॉइंट बना दिया बफर जोन का। तीसरा, एक बहुत बड़ी मैगजीन है इकोनॉमिस्ट, उसका रिपोर्टर दिसंबर 2025 में उसको हमारी यूनियन गवर्नमेंट ने लद्दाख को लेकर गए। उन्हें वहां जाकर देखकर क्या बोला मालूम आपको? उन्हें जाकर बोला कि चाइना वहां पर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया भारत से 4 गुना ज्यादा। जिसको आप लेके गए, उन्हें लिख रहा, मेरे को नहीं लेके गए।
अगर मेरे को लिख जाते बोलते नहीं नहीं इन्हों तो मियाँ है मियाँ भाई है, क्या करते। और फिर हम उनसे पूछना चाह रहे हैं कि आप चाइना से क्यों डरते, क्यों डरते चाइना से, चाइना से दोस्ती क्यों हो रही है। आपको मालूम, मैं बीजेपी आरएसएस वालों को राष्ट्रवाद का हवाला देकर कह रहा हूं, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ पूरा देश एक हो गया था। 80% हथियार वो जोकर पाकिस्तान के पास चाइना का है, 80% हथियार। जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था तो चाइना सैटेलाइट इमेजेस दे रहा था, अपने एयरफोर्स के फाइटर दिया, J-10 दिया। ना अमेरिका हमारी इज्जत कर रहा है, इररिलेवेंट बना रहा है, और चीन बोल रहा हम जंग रुका ऑपरेशन सिंदूर। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हर एतबार से अगर आप देखेंगे तो बीजेपी हर महाज पर नाकाम साबित हो रही है। अब लोग बोलेंगे इलेक्शन जीत रहे, अरे इलेक्शन जीतने वाला अगर सामने मुकाबला करने वाला कमजोर रहा तो मेरी क्या गलती है। हम बिहार में गए, वहां पर भी बोले नहीं जीतते, हम बोले जीतते, नहीं जीतते, हम बोले जीत के दिखाते। सब बोल दिए नहीं नहीं कुछ नहीं होगा। हमारे 4 एमएलए को तोड़ लिए, हम बोले तुम एमएलए को तोड़ लिए, मगर सीमांचल की जनता से जो हमारा मोहब्बत का रिश्ता है वो कल भी था, आज भी और सुबह कयामत तक रहेगा। हम दोबारा जीत गए तो बोले नहीं इन्हों मजहब का इस्तेमाल करे। हाँ, मजहब का इस्तेमाल करे, काय का मजहब का इस्तेमाल करे। संविधान के दायरे में रहकर अगर आप बात करने की तुम में सलाहियत नहीं है तो मैं गूंगों को नहीं सिखा सकता। हम जीत गए, पूरा आसमान सर पर उठा लो, जीत गए जीत गए जीत गए। ऐसा दिख रहा था कि इनके घर से जहाज उठा के भाग गए हम। महाराष्ट्र का बल्दिया का इलेक्शन आया, वो तुम देख लो। महाराष्ट्र का इलेक्शन आया, वो औरंगाबाद में इम्तियाज जलील के खिलाफ टिकट नहीं दे तो रोते ना लोग, जाहिर है फितरी चीज है। और हो गया हो गया हो गया हो गया। कोई बोला वो इसी का जनाजा निकल गया, अरे मेरा बाबू मैं मरने को तैयार हूं तो तैयार है क्या बोल। इलेक्शन हुआ, औरंगाबाद में 33 कॉरपोरेटर मजलिस के जीते, 33 कितने जीते 33। वो शिंदे के कितने जीते हमारे से कम। अब बोलो आप, फिर बोले नहीं नहीं वो मालेगांव 21, फिर वहां चले आओ धूलिया 10, नांदेड़ 14, नागपुर आरएसएस का हेडक्वार्टर, आरएसएस का हेडक्वार्टर है, वहां पर हमारे 6 कारपोरेटर जीतकर हरा झंडा दिखाए। अब इनको समझ में नहीं आ रहा, नहीं 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 इन्हों भड़काऊ भाषण देते। अरे भड़काऊ भाषण जब से दे रहा हूं मैं, कौन सी भड़काऊ बात करा बोलो। मैं किसी मजहब के बारे में बोला, खिलाफ बोला, मगर इनको बस हर नहीं 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 तुम बोल कि क्या बोले बाबा, तुम भी बोलो ना। बोलने का सलाहियत भी होना पड़ता। 125 का बंबई में, मुंबई में 8 कारपोरेटर, 8 सब समझे नहीं होता, हम बोले होता, अल्लाह करने वाला इंशाअल्लाह। मुंबई में एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी समाजवादी पार्टी के मिले हैं, 8 वार्ड है। बिहार में अखिलेश यादव अपने पूरे एमपीओ को भिजा दिए बिहार को, खाली जाके कुछ नहीं करना, सुबह शाम खाली ओवैसी ओवैसी, मंजलिस 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 पूरा कर लिए, जो बोलते बोलते, यानी कोई चीज बाकी नहीं रखे, सब बोल दिए। वहां हार गए। हम बोले ठीक है प्यारे, अब सांप की दुम पे पैर नहीं रखूंगा, सर पे रखूंगा मैं। अब वहां गए, अल्हम्दुलिल्लाह बलाला साहब इंचार्ज थे, अतीक हमारा बच्चा
कैंडिडेट था, असेंबली इलेक्शन हुए, सिर्फ 11-12 हजार वोट से कम लाया था, सेकंड आया। अब 8 में से 6 कारपोरेटर मजलिस के जीते, 8 में 6, उसमें एक दलित है उबाले साहब। और असेंबली इलेक्शन से 20,000 बढ़ के वोट मजलिस को मिले। इन्होंने बोले क्या हो रहा भाई, नहीं मशीन में कुछ कर दिए होंगे इन्होंने, अब क्या बोलना है लोग। और फिर पूरा गेम बदल देंगे, आदिलाबाद में भी पूरा गेम बदल देंगे, बदल देंगे ना पूरा गेम बदलेंगे ना। बस 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 काफी है। तो मेरे भाई, कितना हो गया? 3 मिनट। तो मेरी आप तमाम से अपील है कि 11 तारीख के दिन अपने एक वोट का इस्तेमाल करिए, मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब करिए, आदिलाबाद से फिरका परस्ती का, नफरत का खात्मा करिए, जहर को खत्म करिए, नफरतों को खत्म करिए, दिलों को मिलाने का काम पतंग के निशान पर मोहर लगा कर करिए। तो 11 तारीख के दिन क्या नजर आएगा आदिलाबाद के आसमानों पर, और हम लोग क्या करेंगे? रे 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 रे। सलाम वालेकुम।